फार्माकोलॉजी का मतलब तो पता है ना? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? बी फार्मेसी में ही सीख लिया था फार्माकोलॉजी का मतलब। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है ड्रग की स्टडी करना, ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी की स्टडी करना और ड्रग की फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी की स्टडी करना। फार्माकोकाइनेटिक में आएगा कि ये जो ड्रग है अगर मैं इसे लेता हूं तो ये कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे मेटाबोलाइज होती है, कैसे एक्सक्रीट आउट होती है, कैसे एलिमिनेशन होता है इसका, वो सब स्टडी करना होता है फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी की स्टडी करना। फिर फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है कि ये ड्रग कर क्या रही है, एनाल्जेसिक इफेक्ट दे रही है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दे रही है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट दे रही है, किस तरह का इफेक्ट ये दे रही है उसकी स्टडी करना हो गया फार्माकोडायनेमिक। तो ये जो फार्माकोलॉजी है ना सर, इसका सीधा सा मतलब है ड्रग की स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? ड्रग की स्टडी करना कि जब भी ह्यूमन बॉडी में, सपोज ये ह्यूमन बॉडी है, तो जब भी ह्यूमन बॉडी में ड्रग जाती है तो ड्रग क्या असर करती है और हमारी ह्यूमन बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, दोनों की स्टडी करना है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है और हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ये सारे पैरामीटर्स को स्टडी करना कहलाता है फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में आता है फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। कब से पढ़ते आ रहे हो? फोर्थ सेमेस्टर से, है ना? बी फार्मेसी के फोर्थ सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हो कि फार्माकोलॉजी का मतलब होता है ड्रग की स्टडी करना। और फार्माकोलॉजी में आता है फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। क्लियर? चलिए सर, सर यहाँ पर तो फ्री रेडिकल लिखा है। फ्री रेडिकल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये तो कुछ नया है हमारे लिए। और फिर यहाँ पर तो बहुत सारे सब टॉपिक्स दे रखे हैं कि फ्री रेडिकल बनता कैसे है, फ्री रेडिकल करता क्या है। तो सर सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फ्री रेडिकल का मतलब क्या है ना? मैं आपको बता देता हूँ, मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। क्या सर फ्री रेडिकल? अरे नहीं, वो तो बताऊंगा ही सही। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एडवांस फार्माकोलॉजी सेकंड की आज लास्ट लेक्चर है यूनिट 5 का। एक ही लेक्चर में हम पूरी यूनिट 5 को कंप्लीटली कवर करेंगे। और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि एक सिंगल लेक्चर में पूरी यूनिट 5 कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मतलब क्या होता है फ्री रेडिकल का और फ्री रेडिकल फार्माकोलॉजी का क्या मतलब है। क्योंकि फार्माकोलॉजी का मतलब तो हमें पता है ड्रग की स्टडी करना। अब देखेंगे फ्री रेडिकल कि फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल, आई रिपीट, ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या बोला मैंने? आई रिपीट, फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें कहेंगे हम फ्री रेडिकल। और ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव। किसी के साथ भी रिएक्शन शो कर लेंगे, हाईली रिएक्टिव होते हैं, साथ ही साथ अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके आउटर मोस्ट शेल में, ये जो है शेल, ये आउटर मोस्ट शेल है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। सर ये अनपेयर्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का मतलब तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, पर ये अनपेयर्ड का मतलब, अनपेयर्ड का मतलब बिना जोड़े वाला, आपकी और मेरी तरह सिंगल। ठीक है, अनपेयर्ड का मतलब क्या हो गया? सिंगल हो गया। तो भैया एक या एक से ज्यादा सिंगल पेयर मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फ्री रेडिकल। और ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है सर, अब ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये जनरली हमारी बॉडी में बनते हैं। अच्छा, मतलब नेचुरली बनते हैं? हाँ बनते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर एटीपी बना रहा है तो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। जेंथिन ऑक्सीडेज अपना काम कर रहा है, साइक्लो ऑक्सीजनेस, लिपो ऑक्सीजनेस, ये एंजाइम अपने काम कर रहे हैं, ये एंजाइम इन्फ्लामेशन में काम कर रहे हैं, तो फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है। तो फ्री रेडिकल नेचुरली ह्यूमन बॉडी में जनरेट होता है। आई रिपीट, फ्री रेडिकल नेचुरली ह्यूमन बॉडी में जनरेट होता है। ठीक है, अगर सर ये ह्यूमन बॉडी में बन रहा है फ्री रेडिकल तो कोई ना कोई इसका काम जरूर होगा। जी हाँ, ये जो ह्यूमन बॉडी में फ्री रेडिकल नेचुरली बन रहा है ना, इसका काम होता है एपोप्टोसिस का। क्या काम होता है? एपोप्टोसिस, मतलब कि प्रोग्राम सेल डेथ का। ठीक है, साथ ही साथ इसका काम होता है इम्यून रेस्पॉन्स में। इम्यून रेस्पॉन्स में भी ये
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्री रेडिकल। साथ ही साथ सेल सिग्नलिंग में भी फ्री रेडिकल का बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होता है। तो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में सेल सिग्नलिंग में काम आते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स में काम आते हैं, और साथ ही साथ एपोप्टोसिस मतलब कि प्रोग्राम सेल डेथ में काम आते हैं। तो फ्री रेडिकल बनना जरूरी है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये फ्री रेडिकल अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए, सर ज्यादा कैसे हो जाएंगे? मान लो कोई भी गड़बड़ हो गई, कोई जेनेटिक फैक्टर की गड़बड़ हो गई, कोई जेनेटिक फैक्टर की गड़बड़ हो गई, या फिर मान लीजिए कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे स्मोक है ना, स्मोक आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है, आप पोल्यूशन के बीच में रह रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचने लग गया, और उसकी वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, या फिर मान लीजिए जेनेटिक फैक्टर की वजह से, जेनेटिक फैक्टर आपके जीन्स में गड़बड़ हो गई, एनवायरमेंटल फैक्टर पॉल्यूशन हो गया, स्मोक हो गया, इनके अगर आप कांटेक्ट में रहे तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल का नंबर बढ़ जाता है। और ये फ्री रेडिकल अगर बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी में, जब कम थे, जब उनका काम क्या था, एपोप्टोसिस का, इम्यून रेस्पॉन्स का, सेल सिग्नलिंग का, बढ़िया बढ़िया काम था। पर अगर फ्री रेडिकल का नंबर बढ़ जाता है, क्यों? ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल का नंबर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में आपको कैंसर हो सकता है, और कैंसर की कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है, बहुत खराब हो सकती है। डायबिटीज अगर आपको थोड़ी बहुत है ना, तो वो भी वर्स्ट हो सकती है, बहुत खराब हो सकती है। आपको न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज हो सकती है, जैसे कि अल्जाइमर हो सकता है, पार्किंसन हो सकता है। सर पार्किंसन तो सुना है, पार्किंसन में सब्सटेंशिया नाइग्रा डिसअपियर हो जाता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डिसअपियर हो जाता है, डोपामिन बनना खत्म हो जाता है, बिल्कुल। और सर अल्जाइमर भी एक तरह का मेमोरी लॉस ही है, जहां पर न्यूरॉन्स जो हैं डीजनरेट हो जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, बिल्कुल। क्लियर हुआ? ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि फ्री रेडिकल ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक या एक से ज्यादा। फ्री रेडिकल जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। फिर आपने बोला कि फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में जरूरी भी होते हैं, क्योंकि एपोप्टोसिस, इम्यून रेस्पॉन्स, सेल सिग्नलिंग के लिए। पर ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर फ्री रेडिकल का नंबर बढ़ जाता है तो फ्री रेडिकल के नंबर बढ़ने की वजह से आपको कैंसर हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज हो सकती है, जैसे कि पार्किंसन और अल्जाइमर। सर ये तो खतरनाक कंडीशन है, इस फ्री रेडिकल को रोकेगा कौन? तो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी बड़ी समझदार है, हमारी बॉडी में इसको नेचुरली रोकता है कौन? एंटीऑक्सीडेंट। कौन रोकता है? एंटीऑक्सीडेंट। जब कभी भी फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाता है या फ्री रेडिकल हमें नुकसान पहुंचाता है, तो इसको रोकने के लिए हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है एंटीऑक्सीडेंट। सर एग्जांपल हो जाए एंटीऑक्सीडेंट का, अरे विटामिन सी, है ना, विटामिन ई। अब कुछ लोग बोलेंगे विटामिन, तो विटामिन बोल लो, विटामिन बोल लो, विटामिन अच्छा लगता है। तो विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया, ग्लूटाथायोन, है ना। तो ऐसे कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रल मतलब बेटा शांत हो जा, बहुत तू क्या कर रहा है यार, तू कैंसर कर रहा है, तू डायबिटीज कर रहा है, तू न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज कर रहा है, पार्किंसन कर रहा है, अल्जाइमर कर रहा है, भाई शांत हो जा। तो इसको शांत करेगा कौन? इसको न्यूट्रल करेगा कौन? एंटीऑक्सीडेंट। कौन करेगा? एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल हो गए विटामिन सी, विटामिन ई और ग्लूटाथायोन। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, ये फ्री रेडिकल बढ़ने से क्या दिक्कत है? अरे अभी तो बताया, फ्री रेडिकल बढ़ने से डायबिटीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कैंसर के सिम्टम वर्स्ट हो सकते हैं, डायबिटीज वर्स्ट हो सकती है, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज हो सकती है, पार्किंसन, अल्जाइमर। हाँ सर वो सब तो ठीक है, पर होती कैसे? देखो ध्यान से सुनना, एक जनरल कंडीशन बताता हूँ, बिल्कुल जनरल, है ना। ये सब तो क्लियर हो गया, बिल्कुल जनरल कंडीशन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, ठीक है। अभी ये सेल अच्छे से अपना काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ गया, क्या आ गया? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आई रिपीट, क्या आ गया? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये सेल की डेथ हो जाएगी, ये सेल बेचारी रोने लग जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। क्यों हुई इसकी डेथ? ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो जब भी फ्री रेडिकल बढ़ जाता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्री रेडिकल के बढ़ने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेल डेथ हो जाती है। सर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का एक्चुअल मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सीधा सा मतलब है कि फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें सब चीज एक बराबर मात्रा में होनी चाहिए।
विटामिन ए इतना होना चाहिए, विटामिन डी इतना होना चाहिए, फैट इतना होना चाहिए, लिपिड इतना होना चाहिए, सबकी एक क्वांटिटी फिक्स है हमारी बॉडी में। ऊपर ज्यादा होती है कम ज्यादा होती है तो दिक्कत होती है। तो ह्यूमन बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है और फ्री रेडिकल बढ़ जाता है, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है जब एंटीऑक्सीडेंट कम हो रहा है फ्री रेडिकल बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में उसी कंडीशन को कहेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? अनबैलेंस होता है, एक तरह का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है फ्री रेडिकल बढ़ जाता है, उसी को कहेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और जब ऐसी कंडीशन आती है कि फ्री रेडिकल बढ़ रहा है एंटीऑक्सीडेंट कम हो रहा है, तो उसकी वजह से सेल की डेथ होनी ही होनी है। अब हमें इस लेक्चर में देखना है कि ये फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होते हैं। मैंने आपको बोला ना कि जनरली हमारी बॉडी में भी फ्री रेडिकल बनते हैं जो कि एपोप्टोसिस में, इम्यून रेस्पॉन्स में, सेल सिग्नलिंग में काम आते हैं। तो हमें ये देखना है कि जनरली हमारी बॉडी में ये बनते कैसे हैं, ये फ्री रेडिकल बन कैसे रहे, है ना। और ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज हो रहा है इसकी वजह से ये फ्री रेडिकल कैसे बढ़ रहे हैं। उसके बाद ये जो एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट अपना काम कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं एंटीऑक्सीडेंट हूं और ये फ्री रेडिकल है, तो मैं किस तरह से इसको रोकूंगा, मैं एंटीऑक्सीडेंट इस फ्री रेडिकल को किस तरह से रोकूंगा, वो भी स्टडी करेंगे, बहुत मजे से स्टडी करेंगे। सारी डिजीज स्टडी करेंगे, कैंसर हो गया, पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर हो गया, डायबिटीज हो गया, वैसे तो आपको सारी आती है। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, कैंसर में अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होती है, पार्किंसन में सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डिसअपीयर हो जाता है, अल्जाइमर में और टेक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है ना, एंगल वगैरह डिटेंगल वगैरह हो जाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाता है, अमाइलोइड प्रोटीन का प्लेक बन जाता है। तो वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। चलिए तो सिलेबस में आपको बता देता हूँ, सिलेबस में आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको दे रखा है फ्री रेडिकल फार्माकोलॉजी। फ्री रेडिकल का मतलब हमें क्लियर हो गया, ऐसे एटम ऐसे मॉलिक्यूल जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल। अगर आपसे कोई फ्री रेडिकल पूछे ना, सिंपल से आपको ऐसे याद रखना है, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो आपसे पूछा कि इनमें से फ्री रेडिकल कौन सा है, तो जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आपको दिख जाए ना वही फ्री रेडिकल है, या जिसके ऊपर भी इस तरह से डॉट दिख जाए ना वही फ्री रेडिकल है। तो हमेशा ध्यान रखना फ्री रेडिकल मतलब आपको इतना सा याद रखना है। देखो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया, पर इतना सा आपको याद रखना है, नेगेटिव साइन है या डॉट लगा हुआ है वही फ्री रेडिकल है, बाकी सब नॉर्मल है, कोई फ्री रेडिकल नहीं है। ये नॉर्मल है, ये फ्री रेडिकल नहीं है, ये भी फ्री रेडिकल नहीं है, और ये तो है ही नहीं क्योंकि ये तो नन ऑफ द अबव है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख जाए या इस तरह से आपको डॉट दिख जाए, डॉट का मतलब होता है लोन पेयर एक तरह से, पर वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर तो इस तरह से हो गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे कि हाँ भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो नेगेटिव साइन दिख जाए या एक डॉट दिख जाए तो वही है फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल नुकसान पहुंचाएंगे। जब फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं तो कई तरह के नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर। तो हमें ऐसी दवाइयां देनी है जो इन फ्री रेडिकल को कम कर दे। तो यहाँ पर लिखा है फ्री रेडिकल फार्माकोलॉजी का मतलब होता है यूजिंग मेडिसिन टू फाइट अगेंस्ट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के खिलाफ फाइट करनी है तो उसमें हमें क्या देना पड़ेगा? फ्री रेडिकल फार्माकोलॉजी देखनी पड़ेगी, मतलब हमें उन दवाइयों की स्टडी करनी पड़ेगी जो कि फ्री रेडिकल के खिलाफ लड़ती हैं। उसके बाद आपको दे रखा है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं, और हमारी बॉडी में अगर फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाते हैं तो वो किस तरह से बीमारी करते हैं, कारण क्या है बीमारी का, और फैलाते कैसे बीमारी को। मतलब कि इटियोपैथोलॉजी, इटियो का मतलब इटियोलॉजी कोज ऑफ डिजीज, और पैथो का मतलब पैथोजेनेसिस मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। मतलब ये जो बीमारी हो रही है, चाहे वो पार्किंसन हो, चाहे वो एल्जाइमर हो, चाहे वो कैंसर हो रहा हो, चाहे वो डायबिटीज हो रही हो, ये बीमारी हो कैसे रही है, और फ्री रेडिकल की वजह से ये बीमारी बढ़ कैसे रही है, हो कैसे रही है, बढ़ कैसे रही है, उसे कहेंगे इटियोपैथोलॉजी। तो इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस की स्टडी करेंगे तरह तरह की डिजीजेज में, जैसे कि डायबिटीज, न्यूरोडिजेनरेटिव जैसे कि पार्किंसन, एल्जाइमर और कैंसर। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि एंटीऑक्सीडेंट अपना काम किस तरह से करेंगे वो भी हम देखेंगे। उसके बाद इनके ट्रीटमेंट्स, तो इनकी दवाइयां तो आपने पहले भी पढ़ी है ना, फिर भी एक बार मैंने लिख दी है यहाँ पर, तो उसको भी देख लेंगे। चलें स्टार्ट करें। हाँ सर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं क्लियर ही हो गया कि फ्री रेडिकल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है। फ्री रेडिकल का मतलब ऐसे एटम ऐसे मॉलिक्यूल जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसे एटम ऐसे मॉलिक्यूल जिनके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ये जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है,
उसके आगे लिखा है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेल को डैमेज कर देते हैं। सेल को मैंने डैमेज दिखा रखा है, सेल बेचारी बहुत परेशान है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेल डैमेज हो चुकी है। उसके बाद हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया, और ये सब क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं फ्री रेडिकल को। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ जाता है तो फ्री रेडिकल बढ़ने की वजह से हमें कई तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज और डायबिटीज मेलाइटस। और ये सारे कंडीशंस और वर्स्ट हो सकते हैं और गंदे हो सकते हैं फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में। क्लियर? उसके बाद आपको दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, बचपन से 8th क्लास से रटते हुए आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? एटीपी बनता है। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये बनता कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो जब भी एटीपी बनता है ना, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है तो वो ऑक्सीजन की मदद लेता है। किसकी मदद लेता है? ऑक्सीजन की। आई रिपीट, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इसी एटीपी बनने के दौरान हो सकता है ये ऑक्सीजन जो है इस तरह से कुछ बना ले, नेगेटिव चार्ज ले आए अपने ऊपर, सुपर ऑक्साइड हो जाए। क्या बोलेंगे इसको? सुपर ऑक्साइड। और नेगेटिव चार्ज है तो एनाइन, सुपर ऑक्साइड एनाइन बना सकता है। मतलब कि फ्री रेडिकल तो कैसे भी जनरेट हो सकता है हमारी बॉडी में, है ना, जनरली ऐसे जनरेट हो रहा है। और ये जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो जनरली हमारी बॉडी में बनते हैं वो सेल सिग्नलिंग, एपोप्टोसिस, इम्यून डिफेंस में काम आते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जेनेटिक फैक्टर की वजह से अगर फ्री रेडिकल का नंबर बढ़ जाता है, पोल्यूशन से, स्मोकिंग से, रेडिएशन से, किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से फ्री रेडिकल ज्यादा जनरेट हो जाते हैं, इनका एक्सेस में एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो इसकी वजह से लिपिड खत्म हो जाता है, प्रोटीन खराब हो जाता है और डीएनए खराब हो जाता है। और जब सेल के अंदर डीएनए सही नहीं रहेगा, प्रोटीन सही नहीं रहेगा, लिपिड सही नहीं रहेगा, तो सेल कहां से सही रहेगी? ठीक है, फिर ये सारी थ्योरी यहाँ पर आपको लिखी हुई है। अब देखो, आपको दे रखा है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल किस तरह से जनरेट होते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस होता है क्योंकि वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। फिर मैंने आपको बोला कि जब भी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो इसी प्रोसेस में कुछ ऐसा होता है कि ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है O2 माइनस में, और इसे कहेंगे सुपर ऑक्साइड। क्या कहेंगे? सुपर ऑक्साइड। और नेगेटिव चार्ज है तो एनाइन। तो हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वी कैन से ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी, ऑक्सीजन माइट बी कन्वर्टेड इनटू सुपर ऑक्साइड एनाइन। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्लियर? तो इस तरह से हमारा फ्री रेडिकल एक जनरेट हो गया। नेगेटिव चार्ज या डॉट है तो वो फ्री रेडिकल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आपको बोला कि जैसे जैंथिन ऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम P450 है जो कि काफी ड्रग को मेटाबोलाइज करती है, साइक्लो ऑक्सीजनेस है, लिपो ऑक्सीजनेस है जो कि इन्फ्लामेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो साइक्लो ऑक्सीजनेस है, ये जो लिपो ऑक्सीजनेस है, ये जो साइटोक्रोम P450 है, और ये जो जैंथिन ऑक्सीडेज है जो कि प्यूरिन के साइकिल में काम आता है, ये सारे एंजाइम जब काम करते हैं ना अपना अपना, ये जब अपना अपना काम करते हैं तो इसी बीच में इनसे भी फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। यहाँ पर लिखा है These are involved in metabolism and inflammation। ये मेटाबॉलिज्म में काम आ रहे हैं और ये इन्फ्लामेशन में काम आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर के दो मेटाबॉलिज्म, नीचे के दो इन्फ्लामेशन में काम आते हैं। और जब ये एंजाइम अपना काम करते हैं तो इसी दौरान, इनके काम करने के दौरान फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में अभी हमने देखा दो तरह से, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया से जनरेट हो रहा है, एक एंजाइमेटिक रिएक्शन से जनरेट हो रहा है। फिर है आपका इम्यून सेल। जब भी कोई बैक्टीरिया आता है हमारी इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाती है और हमारी इम्यून सेल लड़ने जाती है। तो हमारी इम्यून सेल जब लड़ने जा रही है बैक्टीरिया से तो वो फ्री रेडिकल को रिलीज करती है। क्या करती है? फ्री रेडिकल को रिलीज करती है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन WBC, जैसे कि आपका न्यूट्रोफिल हो गया, आपका मैक्रोफेज हो गया, ये जो सेल्स होती है ये फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करती है। जैसे मान लीजिए आपकी WBC है, ये WBC बैक्टीरिया से लड़ने जा रही है, ये बैक्टीरिया है। तो जब WBC बैक्टीरिया से लड़ने जाएगी तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए WBC जो है फ्री रेडिकल को रिलीज करती है। और मैंने आपको बोला कि फ्री रेडिकल का इम्यून रोल, इम्यून सिस्टम में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो आपके सामने साबित भी हो गया कि WBC जो है फ्री रेडिकल को रिलीज करती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जैसे कि आपकी न्यूट्रोफिल हो गया, आपका मैक्रोफेज हो गया। ठीक है सर,
हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारी जो इम्यून सेल होती है वो फ्री रेडिकल को रिलीज करती है और बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है। मुझे ये बताइए कि आप मैक्रोफेज को जानते हैं क्या? अरे सर, अभी तो आपने बताया कि न्यूट्रोफिल होती है, मैक्रोफेज होता है। मैक्रोफेज का काम पता है? हाँ सर, याद तो आ रहा है कि मैक्रोफेज हमारी इम्यून सेल होती है, और जब कभी भी मैक्रोफेज को बैक्टीरिया दिखता है ना, तो मैक्रोफेज अपनी सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके उसको इंगल्फ कर लेती है। ध्यान से सुनना, हमारी जो मैक्रोफेज है, जैसे सपोज ये मैक्रोफेज है और यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया को हमारी मैक्रोफेज इंगल्फ कर लेगी, अपनी सेल को एक्सटेंड करेगी, सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगी और इस तरह से अंदर वेसाइकल में कैद कर लेगी, अपने अंदर ले लेती है ये। ठीक है, तो ये जो मैक्रोफेज सेल होती है ये इस तरह से सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेती है, उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस के दौरान भी NADPH ऑक्सीडेज जो होता है वो जनरेट करता है O2 नेगेटिव। सर ये नेगेटिव है मतलब वापस फ्री रेडिकल? हाँ जी। और O2 है, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल है, और वो भी नेगेटिव वाला, मतलब कि एनाइन, है ना। और O2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड एनाइन। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड एनाइन। तो यहां पर सुपर ऑक्साइड एनाइन का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो हमने एग्जांपल भी देख लिया कि NADPH ऑक्सीडेज जो है फेगोसाइटोसिस के दौरान, जब मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस करती है उस दौरान NADPH ऑक्सीडेज सुपर ऑक्साइड, और वी कैन से सुपर ऑक्साइड एनाइन को रिलीज करता है, फॉर्म करता है। अब उसके बाद है परऑक्सीसोम। सर अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया से देख लिया, एंजाइम से देख लिया, और उसके बाद अभी अभी इम्यून सिस्टम से भी देख लिया। अब है परऑक्सीसोम। देखो, परऑक्सीसोम हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है। क्या होता है? एक ऑर्गेनल होता है। तो सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है हमारा परऑक्सीसोम, जो कि ब्रेक करता है फैटी एसिड को और अमीनो एसिड को। ठीक है सर, हमारी सेल है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है परऑक्सीसोम, जो कि ब्रेक करता है फैटी एसिड को और अमीनो एसिड को। और यहां पर प्रोड्यूस होता है H2O2। क्या प्रोड्यूस होता है? H2O2। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, अरे सर क्यों केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, है ना। H2O2 फॉर्म होता है, बात खत्म। पर कभी कभार ये H2O2 आगे जाके जनरेट कर देता है OH नेगेटिव। क्या जनरेट कर देता है? OH नेगेटिव। और ये नेगेटिव है मतलब कि ये क्या है? ये है फ्री रेडिकल, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि परऑक्सीसोम हमारे अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है, जो कि फैटी एसिड और अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करता है, और इसी ब्रेक डाउन के दौरान H2O2 का फॉर्मेशन होता है। पर दिक्कत क्या होती है, कभी कभी ये H2O2 कन्वर्ट हो जाता है OH नेगेटिव में, एक फ्री रेडिकल यहां से भी जनरेट होता है। तो परऑक्सीसोम से, आपके इम्यून सेल से, आपके एंजाइम से और आपके माइटोकॉन्ड्रिया से अभी तक हमने फ्री रेडिकल को जनरेट करना सीखा। ये सारी प्रोसेस जो है ना, ये एंडोजीनस है। ये देखो आप, ये जितनी भी प्रोसेस है ये सारी एंडोजीनस है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली फ्री रेडिकल बन रहे हैं, है ना। इनसाइड द बॉडी जनरली हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल जो बन रहे हैं वो सब देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से बना, एंजाइमेटिक रिएक्शन से बना, इम्यून सेल से बना, परऑक्सीसोम से बना, और अब है ट्रांजिशन मेटल। सर ये ट्रांजिशन मेटल कहीं ना कहीं 11th-12th क्लास में सुना है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना। हाँ, चलो छोड़ो पीरियोडिक टेबल, आपको इतना याद रखना है। ट्रांजिशन मेटल जैसे कि आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया। आयरन का सिंबल Fe, कॉपर का सिंबल Cu। तो ये जो आयरन होता है, कॉपर होता है, ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट हमारी बॉडी में एक रिएक्शन करवाते हैं जिसका नाम है फेंटन रिएक्शन। फेंटोन बोल लो, फेंटन बोल लो, जैसा आपको सही लग रहा है। तो फेंटन रिएक्शन को कैटेलाइज कराता है कौन? ट्रांजिशन मेटल। ये ट्रांजिशन मेटल फेंटन रिएक्शन को जल्दी जल्दी करवाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज योर Fe+2, है ना, दिस इज H2O2। तो यहां पर जब ये रिएक्शन होती है फेंटन रिएक्शन, तो ये Fe+2 जो है Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? Fe+2 कन्वर्टेड इनटू Fe+3। क्लियर? और यहां पर आप देख सकते हैं फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। ये नेगेटिव साइन आप देखिए, ये डॉट आप देखिए, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारी बॉडी में जो फेंटन रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, उस दौरान OH नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है और एक और फ्री रेडिकल आपका यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो फेंटन रिएक्शन से भी फ्री रेडिकल बनता है। और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फ्री रेडिकल बना है ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। वैसे तो सारे ही फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा सारे तरीके की हमारी बॉडी में किस तरह से फ्री रेडिकल बनता है। अब देखो कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, ये जेनेटिक फैक्टर में चेंज आने की वजह से हमारी बॉडी में किस तरह से फ्री रेडिकल बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ,
है ना। मेरे पास रेडिएशन आ रही है, बार बार मैं रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहा हूँ, आइदर इट इज यूवी रेडिएशन, आइदर इट इज एक्स रे, गामा रे। तो इन रेडिएशंस के कांटेक्ट में मैं आ रहा हूँ, कांटेक्ट में मैं आ रहा हूँ। तो जब मैं बार बार इन रेडिएशंस के कांटेक्ट में आऊंगा तो मेरे अंदर बॉडी के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, मेरी बॉडी के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल थे, बार बार इन रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से ये वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे एच रेडिकल और ओ एच रेडिकल में। और आप देख सकते हैं ये फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गामा रेज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स रेज, हमारी बॉडी में जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो अब फ्री रेडिकल में कन्वर्ट्स हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पोल्यूटेंट और केमिकल। जैसे सिगरेट हो गया, सिगरेट का जो स्मोक होता है, पेस्टिसाइड हो गया, इंडस्ट्री का जो स्मोक होता है, इन सब के अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और ये जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो ये हमारी बॉडी में जाने के बाद फ्री रेडिकल्स को जनरेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? फ्री रेडिकल्स को और ज्यादा जनरेट करवाते हैं। तो सबसे पहला हो गया रेडिएशन, फिर हो गया पोल्यूटेंट एंड केमिकल, फिर नेक्स्ट हो गया आपका ड्रग्स एंड टॉक्सिन। अब देखो यहाँ पर एक ड्रग का नाम मैंने लिया है जिसका नाम है डॉक्सोरुबिसिन। क्या नाम है? डॉक्सोरुबिसिन। और आपको शायद मेडिकेम फिफ्थ सेम की याद आनी चाहिए, वहां पर शायद आपने एंटी कैंसर पढ़ा है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट पढ़ा है ना। तो वहां पर ड्रग का एग्जाम्पल है डॉक्सोरुबिसिन। तो ये डॉक्सोरुबिसिन होता है, और भी ड्रग होती है जैसे डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, सिस्प्लेटिन, कई तरह की ड्रग होती है। तो मैंने आपको लिया डॉक्सोरुबिसिन। ये डॉक्सोरुबिसिन क्या होती है? ये डॉक्सोरुबिसिन बहुत अच्छी एंटी कैंसर होती है। पर जब कभी मैं डॉक्सोरुबिसिन लूंगा, जैसे मान लीजिए, मैं खुद को क्यों कैंसर करूं यार, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है उसको कैंसर है, मैंने उसको डॉक्सोरुबिसिन दिया, ठीक है, मैंने उसको डॉक्सोरुबिसिन दिया। तो डॉक्सोरुबिसिन उसने लिया क्योंकि वो एंटी कैंसर है। पर डॉक्सोरुबिसिन लेने के बाद उसकी बॉडी में फ्री रेडिकल बनने लग गए, उसकी बॉडी में रेडिकल्स बनने लग गए, ठीक है। जैसे O2- बन गया, सुपर ऑक्साइड एनाइन बन गया, ठीक है। इनको शॉर्ट में एक और नाम से जाना जाता है, ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं ना ऑक्सीजन के, इनको क्या कहते हैं हम? ROS स्पीसीज, मतलब कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको बोलूं O2-, तो O2- क्या है सर? O2- एक सुपर ऑक्साइड एनाइन है, ठीक है। पर एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में सर ये फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल सर हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ऑक्सीजन की स्पीसीज हाईली रिएक्टिव है या नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, नेगेटिव चार्ज है। तो वैसे ही नाम दे दिया इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ऑक्सीजन की स्पीसीज जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो आरओएस बोलते हैं उसको शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? आरओएस। तो जब कभी भी हम डॉक्सोरुबिसिन लेते हैं हमारी बॉडी में क्या जनरेट हो जाता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। जैसे O2- मान लो, है ना, आरओएस जनरेट हो जाता है। तो जब कभी मैं आरओएस बोलूं तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और जब कभी भी मैं एफआर बोलूं तो फ्री रेडिकल। एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। वेट ए मिनट, अभी ठीक है, जो जोश में पेज ही चला गया, ठीक है। तो ये ड्रग्स लेने से भी मेरी बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। अब देखो, अल्कोहल की वजह से, अगर मैंने अल्कोहल पिया, जुम बराबर जुम शराबी, है ना, मस्त अल्कोहल ले लिया मैंने। जब मैंने अल्कोहल का इंटेक बहुत ज्यादा कर लिया तो मेरा लीवर बोलेगा कोई बात नहीं बेटा पी ले, मैं मेटाबोलाइज कर दूंगा। तो लीवर क्या कर रहा है? अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने की कोशिश कर रहा है। मैं अल्कोहल पिए जा रहा हूँ, मेरा लीवर मेटाबोलाइज करे जा रहा है, मैं पिए जा रहा हूँ, मेरा लीवर मेटाबोलाइज करे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अल्कोहल को मेटाबॉलिज्म करने के लिए लीवर के एंजाइम चाहिए। और जब कभी लीवर एंजाइम की मदद से अल्कोहल को मेटाबॉलिज्म करता है, उसी दौरान फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं, और ये फ्री रेडिकल हमारे लिए खतरनाक होते हैं। तो आप देखो, अल्कोहल की वजह से, ड्रग्स की वजह से, साथ ही साथ रेडिएशन की वजह से, पोल्यूटेंट्स की वजह से, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सोजीनियस सोर्स है, आउटसाइड द बॉडी सोर्स है, इनकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यही नहीं, मान लीजिए आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये आप खड़े हो, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ रहे हैं, और आप हो एकदम आलसी इंसान, आप अपनी डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, आप 1% भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते, आप आंवला नहीं खाते, आप नींबू नहीं खाते, है ना, विटामिन सी आपके अंदर नहीं है, विटामिन ई आपके अंदर नहीं है, ग्लूटाथायोन आपके अंदर नहीं बन पा रहा, मतलब कि आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और कम होते जा रहे हैं। तो एक बात बताइए, वैसे ही तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ते जा रहे हैं, और आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम होते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा और सेल बहुत जल्दी मरने लग जाएगी। यहां पर लिखा है डेफिशिएंसी इन एंटीऑक्सीडेंट जस्ट लाइक विटामिन सी, विटामिन ई, ग्लूटाथायोन इंक्रीज द डैमेज। क्लियर?
तो भैया मेरा तो यही कहना है कि अगर फ्री रेडिकल से दिक्कत है तो एक ही उपाय है, एक ही बचाव है, वो है हमारा हीरो, एंटीऑक्सीडेंट। ये यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है, उस दौरान फ्री रेडिकल बन जाता है। इम्यून सेल पैथोजन को किल करती है, बैक्टीरिया को किल करती है, उस दौरान फ्री रेडिकल बन जाता है। रेडिएशन से वाटर ब्रेकडाउन होता है, उस दौरान फ्री रेडिकल बन जाता है। ड्रग और पॉल्यूटेंट से रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उस दौरान फ्री रेडिकल बन जाता है। मेटल जैसे कि आपका ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो कि फेंटन रिएक्शन कराते हैं, उस दौरान फ्री रेडिकल बन जाता है। तो इस तरह की टेबल बना देना बहुत ईजी है। उसके बाद रोल ऑफ फ्री रेडिकल इन इटियोपैथोलॉजी। इटियोपैथोलॉजी का मतलब मैंने समझा दिया ना, इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस, मतलब बीमारी हो कैसे रही है और बीमारी फैल कैसे रही है, फ्री रेडिकल की वजह से। अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल है तो वो बीमारी कर कैसे रहा है और वो बीमारी को कॉम्प्लिकेट कैसे कर रहा है, वर्स्ट कंडीशन कैसे ला रहा है, फैला कैसे रहा है ना, दिक्कत कैसे दे रहा है। तो फ्री रेडिकल यहाँ पे लिखा है, फ्री रेडिकल कंट्रीब्यूट करता है डिजीज के इनिशिएशन में, डिजीज को करवाता भी है, डिजीज को प्रोग्रेस भी करता है और डिजीज को कॉम्प्लिकेशंस तक भी ले जाता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सारी कंडीशन। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट कम और फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाता है। क्लियर? सर एक बात बताइए, आप तब से एंटीऑक्सीडेंट की तारीफ कर रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट इतना अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को न्यूट्रल कर देता है, पर करता कैसे है? तो देखो ध्यान से सुनना, ये फ्री रेडिकल है, एफ आर मतलब फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या बोलता है? फ्री रेडिकल बोलता है मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैं हाईली रिएक्टिव हूं और हाईली अनस्टेबल हूं। क्या बोलता है? मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैं हाईली रिएक्टिव हूं, कैसा हूं? हाईली रिएक्टिव, और हाईली अनस्टेबल हूं, मैं तो रिएक्ट करके ही रहूंगा, मैं तो हाईली रिएक्टिव हूं, मैं तो रिएक्शन करूंगा। तो एंटीऑक्सीडेंट पता है क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट आता है और प्यार से काम करता है। देखो जो काम प्यार से होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट उसको प्यार से करता है। एंटीऑक्सीडेंट बोलता है कि भाई मुझे पता है कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो। फ्री रेडिकल बोलता है कैसे पता तुम्हें? तो एंटीऑक्सीडेंट बोलता है कि मुझे पता है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से आप अनपेयर्ड हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके आउटर मोस्ट शेल में, जिसकी वजह से आप हाईली रिएक्टिव और परेशान हो। एक काम करता हूं, आपकी तन्हाई दूर कर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन में दे देता हूं। तो जब कभी एंटीऑक्सीडेंट इसको रोकने आता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और जब कभी फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो अब तो भैया पेयर में हो गया मामला, अब तो जोड़ा बन चुका है, अब ये कोई दिक्कत नहीं देगा। तो फ्री रेडिकल को रोकने का सीधा सा तरीका है उसकी तन्हाई दूर कर दो। मतलब अरे भैया उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक और दे दो, उसका पेयरिंग कर दो, उसका जोड़ा पूरा कर दो। जिंदगी में हमारे जोड़े बने नहीं बने, इन फ्री रेडिकल के जोड़े बनाने बहुत जरूरी है। ये बात एंटीऑक्सीडेंट को अच्छे से पता है और एंटीऑक्सीडेंट इसी मेथड पे सबसे पहले काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू स्टेबलाइज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। जो पागल हो रहा था ना, रिएक्टिव था बहुत ज्यादा, फ्री रेडिकल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, उसको न्यूट्रल कर देंगे। नेक्स्ट है मेटल के साथ बाइंड हो जाता है। मैंने आपको बोला ना कि हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल है वो कैसे बन रहा है, मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट, बताया था ना। ये ट्रांजिशन एलिमेंट रिएक्शन करता है, रिएक्शन में हेल्प करता है। कौन सी रिएक्शन? फेंटन रिएक्शन। तो मैंने आपको क्या बोला था, देखो मैं लेकर चलता हूँ फेंटन रिएक्शन पे। एक सेकेंड ना, चल ही रहे अपन बस, चलो चलो फेंटन रिएक्शन। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा था फेंटन रिएक्शन में, आपको OH नेगेटिव जनरेट हो रहा था, है ना। और ये फेंटन रिएक्शन हो किसकी वजह से रही थी? ट्रांजिशन मेटल की वजह से ये रिएक्शन कैटेलाइज हो रही थी। तो अब एंटीऑक्सीडेंट पता है क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट आता है और इस ट्रांजिशन मेटल से जुड़ जाता है। ये जैसे मान लीजिए ये ट्रांजिशन मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल पता है क्या कर रहा था? फेंटन रिएक्शन करवा रहा था। और जब ये ट्रांजिशन मेटल फेंटन रिएक्शन करवा रहा था तो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा था। तो अब इस ट्रांजिशन मेटल को रोकना पड़ेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट आ गया। जैसे एंटीऑक्सीडेंट आता है ये ट्रांजिशन मेटल को रोक लेता है कि नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं करने दूंगा फेंटन रिएक्शन, क्योंकि फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है भाई, और मैं तो एंटीऑक्सीडेंट हूं, मेरा तो काम रोकने का ही है। तो ये ट्रांजिशन मेटल के साथ बाइंड हो जाता है कि नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। ठीक है, इस तरह से काम होता है। चलिए ठीक है सर, तो आपने बताए बहुत जोरों शोरों से ये काम कर रहा है। और क्या तरीका होता है? तो पहला तो डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा मेटल के साथ बाइंड कर लेता है, तीसरा ये अच्छे अच्छे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जैसे कैटेलेस, एसओडी, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल नहीं बन पाते, कम हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट वन ये क्या काम करता है? मैंने आपको बोला कि फ्री रेडिकल जनरेट होने पर DNA डैमेज होता है, लिपिड डैमेज होता है,
प्रोटीन डैमेज होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने ज्यादा फ्री रेडिकल होंगे तो सेल के अंदर डीएनए डैमेज होगा, लिपिड डैमेज होगा, प्रोटीन डैमेज होगा। तो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट इनको सही करने का, इनको रिपेयर करने का काम करता है। जब डीएनए को रिपेयर कर देगा, जब लिपिड को रिपेयर कर देगा, जब प्रोटीन को रिपेयर कर देगा, तो आपकी सेल वैसे ही सही हो जाएगी। तो ये सारे तरीके हैं एंटीऑक्सीडेंट के काम करने के। सिलेबस में आपको दे रखा है हेडिंग प्रोटेक्टिव एक्टिविटी ऑफ सर्टेन इंपोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। तो कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट है और किस तरह से काम करते हैं वो भी देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि सुपर ऑक्साइड, कैटेलेस, ग्लूटाथायोन, परऑक्सीडेस। तो ये क्या करते हैं, जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं या ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है या तो उसका वाटर बनवा दो या उसको नॉर्मल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहला काम होता है एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट का। फिर कुछ नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि आपका विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम। ये सब क्या है, नॉन एंजाइमेटिक है, ये न्यूट्रिएंट्स है। तो ये क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना उसको सीधा स्कैवेंज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर आता है एंडोजीनियस, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से बनते हैं, ग्लूटाथायोन हो गया, कोएंजाइम हो, क्यूटेन हो गया, यूरिक एसिड हो गया। तो ये जो यूरिक एसिड है, कोएंजाइम, क्यूटेन है और ग्लूटाथायोन है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। और ये रेडॉक्स को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बैलेंस करते हैं, ताकि हमारा फ्री रेडिकल सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और कुछ फाइटोकेमिकल होते हैं, फाइटो मतलब प्लांट से मिले हुए, जैसे कि आपका क्यूकुरमिन कहाँ से मिलता है, हल्दी, है ना। फ्लेवेनोइड याद है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनोइड, टेनिन, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, पढ़े थे फार्माकोग्नोसी में। चलो छोड़ो। पर ये जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, कुछ फाइटोकेमिकल्स एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जैसे क्यूकरमिन हो गया, है ना, आपके फ्लेवेनोइड्स हो गए, रेसवेट्रोल हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को मॉड्यूलेट करते हैं और ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने की कोशिश करते हैं। मतलब अल्टीमेटली सारे एंटीऑक्सीडेंट अपने अलग अलग मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। कुछ तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, कुछ डीएनए को रिपेयर कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके फेंटन रिएक्शन नहीं होने दे रहे। सब अपना अपना अलग से काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें दे रखा है कि ये जो फ्री रेडिकल है ये डायबिटीज कैसे करते हैं, ये जो फ्री रेडिकल है ये कैंसर कैसे करते हैं, ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज कैसे करते हैं, पार्किंसन और अल्जाइमर। अब बताओ डायबिटीज क्या होता है। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो, सबको पता है कि डायबिटीज में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, सभी को पता है। तो देखो, ये बंदा है, इसको डायबिटीज है, इसकी आंखें कहाँ है, प्यारी प्यारी आंखें, एक नीचे हो गई, कोई बात नहीं, किसी को देख रहा है इधर, मेरे को ही देख रहा है, हेलो। तो यहाँ पर इस बंदे के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, क्या बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। तो इस बंदे की बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। अगर बंदे की बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी बॉडी पे स्ट्रेस आना चालू हो जाता है, और स्ट्रेस आने की वजह से ज्यादा फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। बहुत सीधी सी कहानी बता रहा हूँ। अगर किसी बॉडी में, किसी ह्यूमन बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है बॉडी पे। अगर मेरी बॉडी में, लेट सपोज मैं खड़ा हूं, मेरी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो मेरी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है, और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से मेरी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाते हैं। पर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट तो होता है ना सर, वो रोकेगा ना सर। अरे पर फ्री रेडिकल बहुत ही ज्यादा है, फ्री रेडिकल 500 है, सपोज फ्री रेडिकल 500 है और एंटीऑक्सीडेंट 10 है, तो क्या लड़ पाएंगे क्या, नहीं सर, लड़ तो नहीं पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे ना, नहीं लड़ पाएंगे सर। तो वो 500 है, हम 10 है, नहीं लड़ पाएंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे कि मैं थोड़े बहुत रोक दूंगा, सारे रोकने का मेरा बस का नहीं है, देखो। तो अब क्या हुआ, फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट भी नहीं रोक पा रहे, तो उस कंडीशन में ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो जाता है। ये एक बहुत बेसिक कहानी मैंने आपको बताई, इस तरह से होता है। अब इसको डिटेल में देखो, ध्यान से सुनते जाना, बहुत तरह के पाथवे यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहला, ये बंदा है, इसकी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। इस बंदे के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, और ज्यादा ग्लूकोज होगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है ना, ज्यादा एटीपी वगैरह बन रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है कि मैं परेशान हो गया हूँ यार, कितना एटीपी बनाऊं, कितना ग्लूकोज यूज करूं, इतने सारा ग्लूकोज है। माइटोकॉन्ड्रिया परेशान हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन है सर, अरे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने आपको बोला ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखो, बंदे के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, ग्लूकोज बढ़ने की वजह से एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पागल हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि देखो मैं एक लिमिट तक लोड सहन कर सकता हूं, अब तुम मेरे पे ज्यादा लोड कर रहे हो,
अब मेरे से काम नहीं हो रहा, अब मैं इलेक्ट्रॉन को लूज करूंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को लीक करना शुरू कर देता है, लीकेज स्टार्ट हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन की लीकेज स्टार्ट कर देता है, लीकिंग हो जाती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन की लीकेज होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, इसकी वजह से वापस सुपर ऑक्साइड एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये एक फ्री रेडिकल है जो कि हमारे बॉडी को डैमेज करेगा, ऑर्गन को डैमेज करेगा। तो एक कंडीशन ऐसी हुई कि जब ग्लूकोज ज्यादा हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा हुई, माइटोकॉन्ड्रिया का काम बिगड़ा, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने इलेक्ट्रॉन को लीक करना शुरू कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लीकेज हुआ माइटोकॉन्ड्रिया से, सुपर ऑक्साइड एनायन का फॉर्मेशन हुआ, और इसी कंडीशन की वजह से ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो गया। इस पाथवे को कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया लीकेज पाथवे, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लीक हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से इलेक्ट्रॉन लीक हो रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन देखो, मेरे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया। हाँ सर पता है आपको डायबिटीज है, आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, आगे बताओ। अब अगर मेरे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में एनएडीपीएच जो है ना, मेरी बॉडी में एनएडीपीएच है, वो क्या कर रहा है, उसको सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है, सॉर्बिटॉल में। ये एनएडीपीएच है, कौन है ये, एनएडीपीएच। और मैं क्या हूं, ग्लूकोज। मैं कन्वर्ट होता जा रहा हूं किसमें, सॉर्बिटॉल में। ग्लूकोज को सोर्बिटोल में, ग्लूकोज को सोर्बिटोल में कन्वर्ट कौन कर रहा है, एनएडीपीएच। कौन कन्वर्ट कर रहा है, एनएडीपीएच। तो ग्लूकोज को सोर्बिटोल में कन्वर्ट कौन कर रहा है, एनएडीपीएच। अब देखो ध्यान से सुनना, एनएडीपीएच के और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे एनएडीपीएच बनाता है ग्लूटाथायोन। क्या बनाता है, ग्लूटाथायोन। पर अब एनएडीपीएच बोल रहा है कि भैया मैं बहुत बिजी हूं, यहाँ पर इतना सारा ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को सोर्बिटोल में कन्वर्ट कर रहा हूं। ग्लूकोज सोर्बिटोल, ग्लूकोज सोर्बिटोल, ग्लूकोज सोर्बिटोल। क्या एनएडीपीएच फ्री है, नहीं सर, एनएडीपीएच के पास तो बहुत सारा काम है, एनएडीपीएच तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, ग्लूकोज को सोर्बिटोल में कन्वर्ट कर रहा है। तो एनएडीपीएच फ्री नहीं है। और जब एनएडीपीएच फ्री नहीं है, तो क्या वो ग्लूटाथायोन बना पाएगा, नहीं सर नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो तो इधर बिजी है, ग्लूकोज को सोर्बिटोल, ग्लूकोज को सोर्बिटोल। तो एनएडीपीएच बिजी है, तो एनएडीपीएच ग्लूटाथायोन नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से ग्लूटाथायोन बॉडी में कम हो जाएगा। और आपको तो पता ही है ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, और अगर एंटीऑक्सीडेंट बन ही नहीं रहा, एंटीऑक्सीडेंट बन ही नहीं रहा, तो क्या फ्री रेडिकल को रोकेंगे। ये कंडीशन हो गई। बताओ, एक तो इलेक्ट्रॉन लीकेज हो रहा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, उल्टा काम हो गया। डायबिटीज में फ्री रेडिकल बन रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट बनना ही बंद हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि एनएडीपीएच बिजी है ग्लूकोज को सॉर्बिटल कन्वर्ट करने में। ये दो तरह की दिक्कत आ रही है, और भी दिक्कत है देखो। ये दोनों क्लियर होगी ना, ठीक है। अब देखो थर्ड है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपका जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया था ना, वो ग्लूकोज अब प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा, प्रोटीन के साथ। आपकी बॉडी में कई तरह के प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, है ना, कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं आपके ब्लड में। तो आपका जो ग्लूकोज है ब्लड में ज्यादा होने की वजह से प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ के बना लेगा एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। क्या बना लेगा, AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। तो ये ग्लाइकेशन मतलब ग्लूकोज हो रहा है, और ये जुड़ रहा है किससे जुड़ रहा है, प्रोटीन से जुड़ रहा है। तो फाइनली बन क्या रहा है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AGE। AGE का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो AGE आपकी बॉडी में बना, ये AGE जाके जुड़ेगा RAGE रिसेप्टर से। मतलब क्या आप बोलोगे, रिसेप्टर ऑफ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। तो इसका जो रिसेप्टर होगा वो क्या होगा, RAGE। R का मतलब रिसेप्टर हो गया, और AGE का मतलब एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट का रिसेप्टर, ठीक है। तो ये रिसेप्टर से जुड़ा, जैसे ये रिसेप्टर से जुड़ता है, एक्टिवेट होता है NADPH ऑक्सीडेज। क्या एक्टिवेट होता है, NADPH ऑक्सीडेज। और जैसे ही एक्टिवेट होता है ROS और बढ़ना लग जाता है। सर वापस फ्री रेडिकल बन गया, हाँ जी सर। वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया से इलेक्ट्रॉन लीकेज हो रहे थे, वहां पे फ्री रेडिकल बन रहा था, और फिर वो NADPH बिजी हो रहा था, जिससे एंटीऑक्सीडेंट बन ही नहीं रहा था, ग्लूटाथायोन बन ही नहीं रहा था। फिर आप कह रहे हो कि ग्लूकोज प्रोटीन के साथ जुड़ के AGE बना रहा है, ये AGE अपने रिसेप्टर से जुड़ के NADPH ऑक्सीडेज बना रहा है, जिसकी वजह से वापस फ्री रेडिकल बनना शुरू हो गए। हाँ जी सर, ये तो बहुत खराब कंडीशन है। डायबिटीज में फ्री रेडिकल बन रहे हैं, और एंटीऑक्सीडेंट कम होते जा रहे हैं। और देखो, बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से, ये ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से PKC एक्टिवेट होता है, प्रोटीन काइनेस C का एक्टिवेशन होता है। किसका एक्टिवेशन होता है, प्रोटीन काइनेस C, PKC का एक्टिवेशन होता है। और जैसे इसका एक्टिवेशन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। तो कितनी हालत खराब हो गई। पहले माइटोकॉन्ड्रिया से लीकेज होकर आपका फ्री रेडिकल बन रहा है, फिर वो बेचारा NADPH बिजी है उधर ग्लूकोज को सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट करने में, तो ग्लूटाथायोन नहीं बन पा रहा, एंटीऑक्सीडेंट नहीं बन पा रहा। फिर आप बोल रहे हो कि ये ग्लूकोज प्रोटीन के साथ जुड़ के फिर फ्री रेडिकल बना रहा है, वो भी दिक्कत। फिर आप बोल रहे हो कि ये ग्लूकोज जो है प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन भी कर रहा है। कितनी दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत।
है ना। तो फ्री रेडिकल तो बन के तैयार हो गए इतने सारे डायबिटीज की कंडीशन में। अब ये फ्री रेडिकल पता है क्या करेंगे, बहुत हालत खराब करेंगे ये फ्री रेडिकल। ध्यान से देखना कैसे क्या करते हैं। आपको पता है ना कि आपकी पेनक्रियास, हाँ सर पता है, ये है पेनक्रियास। पेनक्रियास में होता है आइसलेट्स ऑफ लैंग्रांस एक सेल। वहां पर आपको दिखेगी वी कैन से कई तरह की सेल्स, जैसे कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा ग्लूकागोन निकालती है, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन निकालती है, और यहाँ पर जो पेनक्रियास में आइसोलेट्स ऑफ लैंग्रांस होता है उसके अंदर जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन निकालती है। क्या निकालती है? इंसुलिन। अब आगे की कहानी आपको पता है कि जैसे ही इंसुलिन निकला, ये जो इंसुलिन रिलीज हुआ है, ये इंसुलिन किससे जुड़ेगा? ये इंसुलिन सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं इंसुलिन के, उससे जुड़ेगा। आई रिपीट, पेनक्रियास को अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा आइसोलेट्स ऑफ लैंग्रांस। जब आप इसको देखोगे तब आपको देखने को मिलेगा 3 सेल, अल्फा बीटा डेल्टा। हमारा फोकस होना चाहिए बीटा पे, क्योंकि बीटा इंसुलिन निकाल रही है। इंसुलिन किसने निकाला? बीटा ने। अब जैसे ही ये इंसुलिन रिलीज हुआ ब्लड में, ये जो इंसुलिन होता है ये इंसुलिन के रिसेप्टर से जाके जुड़ जाता है, और इसी की वजह से सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है। इंसुलिन बाइंड विद द रिसेप्टर ऑफ इंसुलिन, एंड इसी की वजह से ग्लूकोज जो है सेल के अंदर जाता है। क्लियर? अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुए थे ये बीटा सेल को खत्म कर देंगे। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुए थे, ये जो आरओएस स्पीसीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट हुई थी, ये बीटा सेल को खत्म कर देगी। और सर बीटा सेल खत्म होगी तो इंसुलिन तो बनेगा ही नहीं। ओ हो, इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा। सर बस इतना ही काम करता है क्या? अरे नहीं, सुनो, अभी और सुनो। बीटा सेल खत्म हो गई, इंसुलिन नहीं बन पा रहा। अब जो बेचारा बचा हुआ इंसुलिन है ना, चलो कोई बात नहीं सर, बचे हुए इंसुलिन को तो रिसेप्टर से जोड़ देते हैं, है ना, इतना काम तो हम कर ही लेते हैं। ये जो हमारा इंसुलिन का रिसेप्टर है, ये बचे हुए इंसुलिन को इंसुलिन के रिसेप्टर से जोड़ देते हैं सर। अगर मैं आपसे कहूं कि फ्री रेडिकल इस रिसेप्टर की सेंसिटिविटी खत्म कर देगा, मतलब कि रिसेप्टर अब उस इंसुलिन को लेगा ही नहीं, रिसेप्टर बोलेगा मैं तो लूंगा ही नहीं। तो फ्री रेडिकल इतना खतरनाक काम कर रहा है, एक तो बीटा सेल को खत्म कर रहा है, इंसुलिन बनना रोक रहा है। और अब जो इंसुलिन बना हुआ है हमारी बॉडी में, वो रिसेप्टर से नहीं जुड़ पा रहा। अब जब इंसुलिन बन गया है पर वो अगर सेल के रिसेप्टर से जुड़ ही नहीं पा रहा, तो ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा ही नहीं, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता रहेगा। तो फ्री रेडिकल ना तो इंसुलिन बनने दे रहा है, और ना इंसुलिन के रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बनाए रखने दे रहा है। इंसुलिन के रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को भी कम कर दे रहा है, और इंसुलिन के फॉर्मेशन को भी कम कर दे रहा है। यहाँ पे लिखा है देखो, बीटा सेल जो होता है फ्री रेडिकल जैसे ही आ गया तो बीटा सेल गया, क्योंकि बीटा सेल जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए वेरी सेंसिटिव होता है। फिर इंसुलिन बना, पर अगर इंसुलिन जुड़ना चाह रहा है इंसुलिन के रिसेप्टर से, तो सेल रेस्पॉन्स भी नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल आ गया। सर बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तो सर एक बात बताओ, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? मान लो हमने देख लिया कि फ्री रेडिकल होने से बहुत दिक्कत आ रही है, बीटा सेल खराब हो चुकी है हमारी, हमारे सेल के रिसेप्टर खराब हो चुके हैं, और क्या दिक्कत आ सकती है? रेटिनोपैथी हो सकता है। सर इसका मतलब है कि आपकी आंखों की ब्लड वेसल, जो आपकी आंखों की ब्लड सप्लाई होती है ना, ब्लड वेसल, वो डैमेज हो जाएगी। हाँ तो अरे उसके डैमेज होने से विजन लॉस हो जाएगा, दिखेगा नहीं आपको। क्या बात कर रहे हो सर, डायबिटीज में अंधे हो जाएंगे? हाँ, फ्री रेडिकल के वरदान है ये। फ्री रेडिकल अगर है ना हमारी बॉडी में ज्यादा डायबिटीज की कंडीशन में, तो रेटिनोपैथी हो सकता है, आपके विजन लॉस हो सकता है। नेफ्रोपैथी, अब सर ये क्या है? अरे भैया इसमें जो नेफ्रॉन है ना, किडनी में भी कौन? नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन होता है ना, आपको पता है नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। और जब ब्लड का फिल्ट्रेशन चल रहा है तो सारी काम की चीजें वापस ले लेता है। प्रोटीन है, वापस ले लो। अच्छा क्या जा रहा है? ग्लूकोज जा रहा है, वापस ले लो। वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है, वापस ले लो। तो जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो ब्लड को जब हम छानते हैं ना, तो हम हमारी काम की चीजें वापस निकाल लेते हैं। पर हम नेफ्रोपैथी में पता है क्या होता है? नेफ्रॉन जो है प्रोटीन को वापस ही नहीं ले रहा, प्रोटीन को निकाल दे रहा है यूरिन में, प्रोटीन का लॉस हो रहा है। फिर न्यूरोपैथी, आपकी नर्व्स डैमेज हो गई, नमनेस, हाथ सुन पड़ जाना, है ना, थोड़ी देर तक फील ही नहीं आना कि हाथ भी है। टिंगलिंग, आपकी इस तरह से ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है आपके हाथों पे इस तरह से। उसे कहते हैं मकोड़ा हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्लैक आंट, बिग एंट, जो भी होता है, आंट हो गया, एंट एंट एंट, जो भी है। फिर आगे आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होगा? प्लैक फॉर्मेशन हो जाएगा। आपकी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में प्लैक फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी किसकी देन है? फ्री रेडिकल की देन है। तो ये भी हो जाएगा। और मान लीजिए ये ब्लड वेसल हार्ट को सप्लाई कर रही थी, हार्ट का भी तो ऑक्सीजनेटेड सप्लाई होता है। मैंने आपको बोला था ना कि हार्ट का काम होता है पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना, पर हार्ट के अंदर भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। मान लीजिए ये ब्लड वेसल हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही थी,
पर किसी कारण से इसमें प्लेक फॉर्मेशन हो गया डायबिटीज की कंडीशन में, तो क्या भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। हार्ट की बीमारी हो सकती है, स्ट्रोक आ सकते हैं, टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह। अब सर एक बात बताओ कि कौन से एंटीऑक्सीडेंट दे? आपने डरा तो बहुत दिया कि डायबिटीज में फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फ्री रेडिकल इस तरह से जनरेट हो जाएगा। अब सर कौन से एंटीऑक्सीडेंट दें? तो देखो, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, अल्फा लिपोइक एसिड हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया, सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट आपको दिख रहे हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही असरदार होते हैं डायबिटीज की कंडीशन में। विटामिन सी का सोर्स लो, विटामिन ई, अल्फा लिपोइक एसिड, ग्लूटाथायोन, सेलेनियम और जिंक, ये सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। क्लियर? फिर आपके सिलेबस में एक लाइन और दे रखी है, रिसेंट एडवांस इन ट्रीटमेंट। तो देखो, आपको पता ही है SGLT2 इनिबिटर, आपने देखा है ना, एंटी डायबिटिक एजेंट्स, वो आप लिख सकते हैं इसमें, है ना, ट्रीटमेंट्स में आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए, SGLT2 इनिबिटर है, GLP-1 एगोनिस्ट है, DPP-4 इनिबिटर है, एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी है, आर्टिफिशियल पेनक्रियाज भी हम डाल सकते हैं, आइसोलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन, वही बीटा सेल को हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी नई एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, इनके एक्शंस लिखे हुए हैं। जैसे SGLT2 इनिबिटर्स का लिखा है रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज वाया यूरिन, है ना, तो सबके एक्शंस लिखे हुए हैं। तो बस इस तरह से आपको टेबल याद करनी है और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेन जो था फ्री रेडिकल वो आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। अब एक मैं आपको बात बता दूं कि न्यूरो डिजनरेटिव मतलब यहाँ पर आपको दो एग्जांपल तो पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है, एक तो पार्किंसन है, एक एल्जाइमर है। पार्किंसन में क्या होता है? सब्सटेंशिया नाइग्रा डिसअपियर होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा एक ब्रेन में डार्कर रीजन होता है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। पार्किंसन में क्या होता है? ब्रेन का एक डार्कर रीजन होता है जिसका नाम होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। उस डार्कन रीजन में देखूं ना मैं अगर सही से, तो वहां पर मिलते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन जो डोपामिन बनाते हैं। अब पार्किंसन में क्या होता है कि वो जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है वो खत्म होने लग जाते हैं, और जो सब्सटेंशिया नाइग्रा ब्रेन में डार्कर रीजन है वो भी खत्म होने लग जाता है। तो ना तो सब्सटेंशिया नाइग्रा रहता है ना डोपामिनर्जिक न्यूरॉन रहते हैं, और जब ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे तो बॉडी में डोपामिन की कमी हो जाएगी, ब्रेन में डोपामिन की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन होती है पार्किंसन। और एल्जाइमर, एल्जाइमर में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, अमाइलॉइड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर भी न्यूरॉन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर यही सब देखेंगे कि किस तरह से डैमेज हो रहा है। देखो, न्यूरॉन्स यूज हाई ऑक्सीजन एंड हैव हाई लिपिड कंटेंट। न्यूरॉन जो है यूज करते हैं ज्यादा ऑक्सीजन और उनके पास बहुत ज्यादा लिपिड कंटेंट होता है। अगर मैं बात करूं न्यूरॉन की, तो उनके पास बहुत ज्यादा लिपिड कंटेंट होता है और वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। और जो न्यूरॉन होते हैं ना, ये न्यूरॉन हाईली सेंसिटिव होते हैं आरओएस से। आरओएस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से। तो अगर किसी कंडीशन में न्यूरॉन के पास आरओएस आ गया ना, तो न्यूरॉन की खैर नहीं, न्यूरॉन का लिपिड खराब हो जाएगा, न्यूरॉन का प्रोटीन खराब हो जाएगा, न्यूरॉन का डीएनए खराब हो जाएगा। जब डीएनए नहीं रहेगा, प्रोटीन नहीं रहेगा, सही से लिपिड नहीं रहेगा, तो न्यूरॉन भी नहीं रहेगा। और ऐसे कब होगा? जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है अटैक कर देगी न्यूरॉन के ऊपर। क्लियर? तो न्यूरोडिजेनरेटिव में सबसे पहला हो गया ऑक्सीडेटिव डैमेज, फिर हो गया माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। अब देखो, आरओएस स्पीसीज ज्यादा होने की वजह से, आरओएस स्पीसीज ज्यादा होने की वजह से एटीपी कम बन रहा है। आरओएस ने इंपेयर कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को। आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये जैसे ही आता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को खत्म कर देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन खत्म हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? एटीपी बनाने का। एटीपी बना पाएगा क्या माइटोकॉन्ड्रिया? बिल्कुल नहीं। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नहीं बना पा रहा, एटीपी कम हो गई। तो आरओएस ने अटैक कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया पे, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को इंपेयर कर दिया, जिसकी वजह से एटीपी कम हो गई और आरओएस की स्पीसीज बढ़ती जा रही है। और जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ती जाएगी तो सेल की डेथ तो निश्चित है। फिर है न्यूरो इन्फ्लामेशन। नाम से पता लग रहा, न्यूरॉन में इन्फ्लामेशन। देखो ध्यान से सुनना, आपका जो फ्री रेडिकल होता है ना, ये फ्री रेडिकल आपकी ब्रेन में जो इम्यून सेल होती है, अलग अलग जगह अलग अलग इम्यून सेल का नाम दे रखा है। जैसे लंग्स में डस्ट सेल है ना, कफर सेल, वैसे ही आपको दे रखा है इम्यून सेल माइक्रोग्लिया। आपके ब्रेन में कौन सी दे रखी है? माइक्रोग्लिया। आपकी ब्रेन की जो इम्यून सेल है वो क्या है? माइक्रोग्लिया। बेटा रिया नहीं, ग्लिया, माइक्रोग्लिया। तो आपकी जो ब्रेन की इम्यून सेल है वो है माइक्रोग्लिया, और उन माइक्रोग्लिया को एक्टिवेट करने, उनको परेशान करने कौन आता है? फ्री रेडिकल आता है। तो फ्री रेडिकल आया, उसने एक्टिवेट कर दिया माइक्रोग्लिया को। अब जैसे ही आपकी ब्रेन की डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो गई, माइक्रोग्लिया एक्टिवेट हो गई, वो न्यूरॉन को डैमेज कर देगी।
मतलब हमारे ही इम्यून सिस्टम से ये हमारे ही न्यूरॉन डैमेज करवा रहा है फ्री रेडिकल। देखो इसको, फ्री रेडिकल आया, ब्रेन की इम्यून सेल को एक्टिवेट किया, माइक्रोग्लिया को एक्टिवेट किया और इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन निकलवाए उनसे। ये फ्री रेडिकल आया, ब्रेन की इम्यून सेल मतलब कि माइक्रोग्लिया को एक्टिवेट कराया, ब्रेन की इम्यून सेल ने आपके इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन निकाले और ये इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन न्यूरॉन को डैमेज कर देंगे, खत्म। फिर आपका टॉक्सिसिटी, जैसे कि ग्लूटामेट ज्यादा हो गया, अगर ग्लूटामेट ज्यादा बन रहा है तो उस कंडीशन में एनएमडीए रिसेप्टर का ओवर एक्टिवेशन होगा। जैसे मान लीजिए ग्लूटामेट है जो कि आरओएस से ज्यादा बन रहा है या फ्री रेडिकल से ज्यादा बन रहा है, तो इसकी वजह से एनएमडीए रिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्लूटामेट है ये फटाफट एनएमडीए को एक्टिवेट कर रहा है, एनएमडीए को एक्टिवेट कर रहा है, तो जितना ज्यादा ग्लूटामेट उतना ज्यादा ओवर एक्टिवेशन ऑफ एनएमडीए रिसेप्टर, और जितना ज्यादा रिसेप्टर ओवर एक्टिवेट होगा सेल के अंदर उतना ही कैल्शियम 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 कैल्शियम। तो जितना ज्यादा ग्लूटामेट उतना ज्यादा ओवर एक्टिवेशन ऑफ एनएमडीए रिसेप्टर, जितना ज्यादा ओवर एक्टिवेशन ऑफ एनएमडीए रिसेप्टर उतना ही अंदर सेल के अंदर ग्लू कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। तो सेल के अंदर जितना कैल्शियम होगा हम कह सकते हैं कैल्शियम का हो गया ओवरलोड। क्या हो गया? कैल्शियम का हो गया ओवरलोड। और जब कैल्शियम का ओवरलोड होगा तो यहाँ पर आरओएस का प्रोडक्शन होगा, और जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेगी सेल की डेथ हो जाएगी, न्यूरॉन की डेथ हो जाएगी। तो बहुत ईजी है, ग्लूटामेट ज्यादा होने से एनएमडीए रिसेप्टर का एक्टिवेशन ज्यादा, जिसकी वजह से कैल्शियम सेल के अंदर ज्यादा, कैल्शियम सेल के अंदर ज्यादा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनना ज्यादा, और जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनना ज्यादा न्यूरॉन की डेथ शुरू। क्लियर? इस तरह से न्यूरॉन मरते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट दे रखे हैं कि मान लो न्यूरो डिजनरेशन है, चाहे वो आपका पार्किंसन है, अल्जाइमर है, न्यूरॉन डिजनरेट हो रहा है, तो कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट आप ले सकते हैं? जैसे विटामिन ई हो गया, क्यूकुरमिन जो कि एक फाइटोकेमिकल है, कोएंजाइम Q10 जो कि हमारी बॉडी में जनरली नेचुरली बन रहा है ना। फिर आपका एन-एसिटाइलसिस्टीन रेसवेट्रोल। तो विटामिन ई के लिए आपको दे रखा है स्टॉप लिपिड परऑक्सीडेशन इन ब्रेन सेल। लिपिड को जो परऑक्सीडेशन हो रहा है ना, लिपिड जो खराब हो रहा है, मैंने आपको बोला कि फ्री रेडिकल या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनते ही ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज डीएनए को डैमेज करेगा, प्रोटीन को डैमेज करेगा, लिपिड को डैमेज करेगा। तो जो लिपिड डैमेज हो रहा था उसको सही कौन करेगा? विटामिन ई। फिर है आपका क्यूकुरमिन। क्यूकुरमिन तो बहुत ही अच्छा काम करता है, हल्दी जो है ना बहुत अच्छा काम करती है, इनहिबिट अमाइलॉइड एग्रीगेशन एंड एंटी इन्फ्लामेटरी काम करती है। जो अमाइलॉइड है वो अमाइलॉइड बनता जाता है, एग्रीगेट होता जाता है, जिसकी वजह से एक प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो अमाइलॉइड का एग्रीगेशन है ना, इसको रोकना पड़ेगा, और इसको रोकने के लिए क्यूकुरमिन बहुत बेस्ट है। फिर कोएंजाइम Q10 हो गया जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेबल करता है और न्यूरॉन के लॉस को रिड्यूस करता है। फिर रेसवेट्रोल हो गया, ठीक है, ये एक्टिवेट करता है SIRT1 और प्रमोट करता है न्यूरॉन के सर्वाइवल को। फिर एन-एसिटाइलसिस्टीन हो गया जो कि बूस्ट करता है ग्लूटाथायोन, एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, और रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। ऑब्वियसली जब एंटीऑक्सीडेंट बनेगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो कम होगा ही सही। फिर अब पार्किंसन के लिए स्पेशली दे रखे, तो पार्किंसन का आपने पढ़ा है, एंटी पार्किंसन लीवोडोपा कार्बिडोपा दोनों को साथ में दिया जाता है ना। फिर MAOB इनिबिटर, फिर कोएंजाइम Q10, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा हुआ है ये पहले भी आपने। फिर एल्जाइमर की बात करें, एल्जाइमर में भी आपको कई तरह के इनिबिटर्स दे रखे हैं, जैसे टाउ प्रोटीन इनिबिटर, ये टाउ इनिबिटर है ना, ये देखो टाउ। जीन थेरेपी, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स में आपको वही दे रखा है, क्यूकरमिन हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन ई भी बहुत बढ़िया काम करता है, क्यूकरमिन एक फाइटोकेमिकल है जो कि बहुत बढ़िया काम करता है। चलिए, और यहाँ पर आप कोलिनेस्टरेज इनिबिटर भी दे सकते हैं, इसका भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं सारे बी फार्म लेवल पे। आप चाहोगे तो मैं अटैच कर दूंगा इस प्लेलिस्ट में एंटी पार्किंसन और एंटी अल्जाइमर दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैंसर। कैंसर क्या होता है सर? अरे भैया कैंसर का सीधा सा मतलब है अनकंट्रोल सेल ग्रोथ। सेल की जो ग्रोथ हो रही है वो अनकंट्रोल हो रही है। नॉर्मली सेल इतना ग्रो कर रहा है, इतना ग्रो कर रहा है, देखो मान लीजिए एक तरफ इधर सेल है, एक तरफ इधर सेल है, अब जो नई सेल बनेगी ना वो ग्रो कर रही है, 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 पर आप देख रहे हो कि ये नई सेल जब ग्रो कर रही है तो जैसे ये पास वाली सेल के कांटेक्ट में आई, जैसे ये पास वाली सेल के कांटेक्ट में आई, इसने अपनी ग्रोथ रोक दी। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट इनिबिशन। ये नॉर्मल सेल शो करती है। जब नॉर्मल सेल ग्रो करती है तो आसपास की सेल से जब वो टच होती है ना तो उसको पता लगता है कि हाँ इतना ही ग्रो करना है, पास में और भी सेल है, तो इसे कहते हैं कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी। और कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी हमेशा नॉर्मल सेल में होती है। कौन से सेल में होती है? नॉर्मल सेल में। तो ये जो नॉर्मल सेल थी इसमें कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी है, आसपास जब सेल आती है तो ये अपनी ग्रोथ रोक लेती है।
पर अब बात करते हैं कैंसरस सेल की। तो जो कैंसर की सेल होती है, मान लीजिए पास की सेल है, ये पास की सेल है। अब कैंसर की सेल को ग्रो करना है, तो कैंसर की सेल इस तरह से ओवर ग्रोथ कर लेती है और आसपास की सेल का न्यूट्रिशन भी ले लेती है, आसपास की सेल का न्यूट्रिशन भी ले लेती है और इस तरह से ओवर ग्रोथ कर लेती है। तो कैंसर की सेल ओवर ग्रोथ कर लेती है और आसपास की सेल का न्यूट्रिशन भी सारा ले लेती है। क्लियर हुआ? तो कैंसर में क्या होता है, सेल का ओवर ग्रोथ होता है। दूसरी बात, कैंसर दो तरह का होता है, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट। बेनाइन एक नॉर्मल है, पर मैलिग्नेंट जो है बहुत खतरनाक होता है। कैंसर की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुन लो, उसको कहते हैं मेटास्टेसिस। मोस्ट फियरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर इज मेटास्टेसिस। इसका मतलब होता है कैंसर एक जगह हुआ और वो ब्लड वेसल के होते हुए दूसरी जगह भी जा रहा है, दूसरी जगह भी जा रहा है। तो एक जगह कैंसर होने के बाद दूसरी जगह भी फैल रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं मेटास्टेसिस। इट इज द मोस्ट फियरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर। क्लियर? तो देखो भैया फ्री रेडिकल कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखना। फ्री रेडिकल मतलब कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कैसे कैंसर को बढ़ा रहा है, चढ़ा रहा है। तो आप देखिए, ये जो आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है, ये अटैक करती है डीएनए पे। डीएनए पे भी कहां पर, डीएनए में जो बेस होते हैं ना, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिस ए, टी, जी, सी, जहां पर ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो बेस पेयर होता है डीएनए के, इन डीएनए के बेस पेयर के ऊपर आपकी आरओएस स्पीसीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और वी कैन से O2 माइनस सुपर ऑक्साइड एनायन, और वी कैन से फ्री रेडिकल जो है आकर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही अटैक होता है, डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, क्योंकि डीएनए में जरा सा चेंज हुआ, जरा सा बेस पेयर में चेंज हुआ, म्यूटेशन। क्या होगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज आ जाना। तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी में जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर का मतलब कैंसर, जो कैंसर को रोकने वाले जीन होते हैं ना, ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन, वो खत्म हो जाते हैं। कब, जब आरओएस हमारे बेस पेयर पे अटैक करता है। तो व्हेन आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, फ्री रेडिकल, सुपर ऑक्साइड एनायन अटैक ऑन द बेस पेयर ऑफ द डीएनए, इट लीड्स टू म्यूटेशन, सडन चेंज इन द डीएनए। और क्या चेंज आता है कि जो डीएनए को बेस पेयर है उस पर अटैक करने के बाद जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर को सप्रेस करने वाले, ट्यूमर को सप्रेस करने वाले, कैंसर को सप्रेस करने वाले जो जीन है, वो अब रहे नहीं। तो कैंसर सप्रेस होगा क्या, नहीं होगा। तो कैंसर को सप्रेस करने वाले जीन जो है डैमेज हो चुके हैं और ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गए। ऑन्कोजीन पता है क्या होते हैं, कैंसर कोजिंग, कैंसर करते हैं। देखो कितना गलत काम हो गया कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ने हमारे डीएनए के बेस पेयर पे अटैक किया, जिसकी वजह से डीएनए में म्यूटेशन हो गया और अभी यहां पर ऑन्कोजीन का एक्टिवेशन हो गया, मतलब कि कैंसर कोज करने वाले जीन्स का एक्टिवेशन हो गया। ये जीन अब कैंसर सेल को और बढ़ावा देंगे और जो कैंसर को रोकने वाला था, सप्रेस करने वाला था, ट्यूमर सप्रेसर, वो अब खत्म हो गया। पहली कंडीशन तो ये हुई आरओएस के आने से, बहुत खतरनाक कंडीशन। फिर ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, ये सेल के प्रोलिफरेशन को, ये जो कैंसर में सेल प्रोलिफरेट होती है, इस तरह से ओवर ग्रोथ होती है, ये आरओएस इसको स्टिमुलेट करेगी। सर ये कितना गंदा है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, कैंसर में कितना हालत खराब कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, उसके बाद फिर सेल के प्रोलिफरेशन को भी बढ़ावा दे रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। बिल्कुल, ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, ये सेल के प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट कर रही है, साथ ही साथ एपोप्टोसिस को ब्लॉक कर रही है, मतलब कि सेल की डेथ को भी रोक देगी। सेल अमर हो जाएगी, ग्रो करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। बाप रे, सेल के प्रोलिफरेशन को प्रमोट कर रहे हैं और सेल के एपोप्टोसिस को रोक दे रहे हैं, सेल की प्रोग्राम डेथ को ही रोक दे रहे हैं, सेल को अनकंट्रोल ग्रो करवा रहे हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। सर और भी कुछ करता है क्या, अरे अभी देखते जाओ। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रमोट करता है एंजियोजेनेसिस। सर ये एंजियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इतना दम रखता है कि ये न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करवा देता है। और ये पता है किसके लिए, जो कैंसर सेल है ना, कैंसर सेल, जैसे मान लीजिए ये कैंसर सेल है, इस कैंसर सेल को ब्लड सप्लाई चाहिए, तो आरओएस जो है नई ब्लड वेसल बना देता है कैंसर सेल को। कैंसर सेल को ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए एक नई ब्लड वेसल बना देता है आरओएस, जिसको कहते हैं एंजियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल फॉर ट्यूमर। साथ ही साथ ये जो आरओएस है, ये कैंसर की उस प्रॉपर्टी को भी एक्टिवेट करता है जो कि बहुत डरावनी है। सर वही जो आप मेटास्टेसिस बोल रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह, हाँ, कैंसर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी आरओएस करवा देता है। अब आप देखो कि ट्यूमर सप्रेसर को डैमेज कर रहा है, ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर रहा है, प्रोलिफरेशन को एक्टिवेट कर रहा है, एपोप्टोसिस को ब्लॉक कर रहा है।
ROS एंजियोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा है, मतलब ट्यूमर के लिए नई ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करवा रहा है। ट्यूमर सेल को दूसरी जगह जाने पे मजबूर कर रहा है, इन्वेडिंग कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करवा रहा है, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी करवा रहा है। अब बताओ फ्री रेडिकल खतरनाक है यानी कैंसर के लिए? अरे सर बहुत खतरनाक है सर, देखो सर। तो ऐसे कौन से फ्री रेडिकल है, ऐसे कौन से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, जैसे कि आपको दे ही रखा है, सुपर ऑक्साइड एनाइन हो गया, हाइड्रोजन पर हो गया, हाइड्रोक्सिल रेडिकल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके OH माइनस में कन्वर्ट होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट वहां पे लिख दिया है। फिर अब एंटीऑक्सीडेंट कैसे बचाएंगे कैंसर से? तो एंटीऑक्सीडेंट वही ROS को न्यूट्रलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन ले और शांत हो जा। DNA के म्यूटेशन को प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि DNA का म्यूटेशन हो गया तो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाएगा भाई, कैंसर और बढ़ जाएगा। फिर इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, और ये ट्यूमर के जितने भी पाथवे इनको रोक देंगे, है ना। DNA को रिपेयर करेंगे, एपोप्टोसिस को शुरू करेंगे। ये सारे काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एनहांस DNA रिपेयर एंड एपोप्टोसिस ऑफ डैमेज सेल, जो भी डैमेज सेल है उनका एपोप्टोसिस करवाने का काम करेंगे। अब यहाँ पर आपको एंटीऑक्सीडेंट दे रखे कैंसर के लिए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड, क्यूकरमिन, फ्लेवेनॉइड, सेलेनियम। तो विटामिन सी, विटामिन ई सबका अपना अपना काम दे रखा है। विटामिन सी जो है ROS को न्यूट्रलाइज करेगा, विटामिन ई जो है लिपिड पर ऑक्सीडेशन को रोकेगा, कैरोटीन जिसमें बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन ये जो है आपके ट्यूमर के रिस्क को रिड्यूस करेंगे, क्यूकरमिन आपके NF जो बी है इसको ब्लॉक करेगा, ठीक है, फैक्टर है ये, और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा। और साथ ही साथ फ्लेवेनॉइड जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट जीन एक्सप्रेशन करेंगे। और सेलेनियम को फैक्टर फॉर एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज। सेलेनियम भी जरूरी है क्योंकि ये को फैक्टर है ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज का, मतलब इसको एक्टिवेट होना है ना तो सेलेनियम चाहिए ही चाहिए। और ये एक्टिवेट होकर बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है तो रोकेगा ही रोकेगा। पर यहाँ पे नीचे लिखा है नोट इन सम कैंसर पेशेंट, कुछ कैंसर पेशेंट में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आप नहीं दे सकते, वरना क्या होगा ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है, अब हमें पता है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम क्या कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी दिए जा रहे। पर कैंसर पेशेंट बोलता है कि सर देख लो मेरे पहले से कीमोथेरेपी मतलब दवाई वाला इलाज चल रहा है, रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशन वाला इलाज भी चल रहा है, मेरा दवाई वाला इलाज चल रहा है, रेडिएशन वाला इलाज चल रहा है, और अगर आप मुझे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट दे दोगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होने की वजह से ये वाले इलाज सही से असर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर लिखा है सम केसेस में पेंशन के जो पेशेंट है, पेंशन बोल रहा हूँ, मेरी अभी कहाँ से आएगी, बुढ़ापा थोड़ी ना आया। इन सम कैंसर पेशेंट एक्सेसिव एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट में इंटरफेयर विद द कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी मस्ट बी कॉशियसली। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है सर, हमें पता लग गया, ज्यादा नहीं देना, वरना ये जो रेडियोथेरेपी है जो कीमोथेरेपी है वो बिगड़ सकती है, उनका असर सही से नहीं आएगा। अब एडवांस ट्रीटमेंट क्या है? एक तो हो गया टारगेटेड थेरेपी, मतलब कि जो कैंसर की सेल है सीधा उस पर जाके टारगेट करो, है ना। आपको सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उधर आपको ड्रग्स के नाम दे रखे हैं, इधर आपको टारगेट्स दे रखे हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है तो कौन सा रिसेप्टर टारगेट होगा, लंग कैंसर है तो कौन सा रिसेप्टर टारगेट होगा। ठीक है, सभी के लिए टारगेट दे रखे हैं, और इन टारगेट पे जाएगा कौन, उधर ड्रग्स के नाम दे रखे हैं, तो दो याद कर लो, दो या तीन काफी है। उधर ड्रग्स के नाम है, इधर टारगेट है। तो पहला थेरेपी हो गया टारगेटेड थेरेपी। फिर दूसरा है इम्यून थेरेपी। इम्यून थेरेपी में पता है क्या करते हैं, हमारी जो इम्यून सेल है ना उनको मॉडिफाई कर देंगे, उनको इस तरह से तैयार कर देंगे कि वो कैंसर सेल को पकड़ पकड़ के मारेगी। तो हमने हमने क्या करा, हमने हमारी इम्यून सेल को मॉडिफाई कर दिया, और जब हमारी इम्यून सेल को हमने मॉडिफाई कर दिया तो हमारी इम्यून सेल अब कैंसर सेल को पकड़ पकड़ के, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है हमने मॉडिफाई कर दिया पेशेंट, मतलब जिसको कैंसर हो रखा है उसकी खुद की ओन टी सेल को, मतलब खुद की टी सेल को ही मॉडिफाई कर दिया ताकि वो कैंसर को अटैक कर दे। और पहला एग्जांपल लिखा है चेक पॉइंट इनिबिटर, जो सेल साइकिल होती है ना, सेल साइकिल G1S G2 फेज, माइटोसिस, मेयोसिस, जो पूरी सेल साइकिल होती है, इंटरफेज वगैरह जो पूरा सेल साइकिल होता है उसमें चेक पॉइंट्स आते हैं। चेक पॉइंट का मतलब होता है जहां पर चेकिंग होती है कि भैया आपकी सेल पूरी तरह से नॉर्मल है ना, DNA नॉर्मल बना है, न्यूक्लियस नॉर्मल बना है, सब कुछ नॉर्मल है ना, कुछ ज्यादा कम तो नहीं हो गया। अगर ज्यादा कम हो गया है तो उस सेल को आगे नहीं जाने देते, उस सेल को डिवाइड नहीं करने देते, सब कुछ चेक होता है उसके बाद ही सेल आगे बढ़ पाती है। क्लियर हुआ? तो वो होते हैं चेक पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, उन चेक पॉइंट पे इनिबिटर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कैंसर सेल में तो वही सब कुछ अनकंट्रोल बना है, तो उनको तो रोकना ही पड़ेगा। तो जितने भी चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट इनिबिटर भी हम देते हैं। ठीक है,
कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए, और दूसरा क्या है कि इम्यून सेल को मॉडिफाई कर दो तो फिर वो खुद ही हमारी कैंसर सेल को रोक लेगी, जैसे हमने हमारे पेशेंट के टी सेल को मॉडिफाई कर दिया। तो टारगेटेड थेरेपी में सीधा टारगेट पे गए, इम्यून थेरेपी में हमने हमारी इम्यून सेल को, जो भी पेशेंट है उसकी इम्यून सेल को मॉडिफाई कर दिया, टी सेल को मॉडिफाई कर दिया। फिर है जीन एडिटिंग। अब जीन एडिटिंग भी बहुत अच्छी प्रोसेस है। जीन एडिटिंग में हम क्या करेंगे, जो भी ऑन्कोजीन है, ऑन्कोजीन जो कि डीएनए डैमेज करवा रहे हैं, ऑन्कोजीन जो कि कैंसर प्रोड्यूस करवा रहे हैं, है ना, तो इन ऑन्कोजीन में चेंज कर देंगे, एडिटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? एडिटिंग कर देंगे। जीन एडिटिंग टूल जैसे कि CRISPR, क्रिस्पार और CAS9, ये जो जीन एडिटिंग टूल होते हैं, CRISPR, CAS9 जीन एडिटिंग टूल होते हैं, ये क्या करते हैं? ऑन्कोजीन को टारगेट करते हैं। क्या करते हैं? ऑन्कोजीन को टारगेट करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये ऑन्कोजीन जो है कैंसर करवा रहा है, इस ऑन्कोजीन को सही करना पड़ेगा। तो ये जो जीन एडिटिंग टूल होता है किसको टारगेट करते हैं? ऑन्कोजीन को टारगेट करते हैं, ताकि आपका जो सेल है वो नॉर्मल बने, कैंसरस सेल ना बने, है ना। ये अभी तक एक्सपेरिमेंटल है, बट हाँ प्रोमिस शो कर रहा है कि हाँ भाई हो सकता है सही हो जाएगा। फिर है नैनो टेक्नोलॉजी। आपने पढ़ा है ना 7 सेमेस्टर में, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, NDDS, वहां पे पढ़ा था ना। तो नैनो साइज कैरियर्स यूज टू डिलीवर कीमोथेरेपी। हमें हमारी ड्रग देनी है, हमें हमारी ड्रग देनी है, तो कैसे देंगे? नैनो साइज करके दे देंगे, उसको बोलेंगे नैनो थेरेपी, नैनो साइज करके दे देंगे। तो आप देख सकते हैं नैनो साइज की हमने जो ड्रग है वो पेशेंट को दे दी। ठीक है, कहाँ पर? जहां पर उसको ट्यूमर हो रहा है, डायरेक्टली हमने वहां पर दे दी। तो कीमो मतलब केमिकल, मतलब कि ड्रग, ड्रग वाली थेरेपी दे रहे हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? कीमोथेरेपी ही होती है। बस यहाँ पे लिखा क्या है? नैनो साइज कैरियर, कैरियर यूज टू डिलीवर कीमोथेरेपी। नैनो साइज का कैरियर को हम यूज कर रहे हैं ताकि वो हम कीमोथेरेपी कर सके पेशेंट की। पेशेंट को ड्रग देना है, कैसे देंगे? नैनो साइज कैरियर से। इसी टेक्नोलॉजी को बोल दिया नैनो टेक्नोलॉजी, जिसके साइड इफेक्ट बहुत कम आते हैं। फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी, मतलब कि कीमोथेरेपी, ये नैनो टेक्नोलॉजी वाली। इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सेल को मॉडिफाई करने वाली। और एंटीऑक्सीडेंट जो कि हम देते ही हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, लाइकोपीन, सेलियम वगैरह वगैरह, है ना। तो ये जितने भी थेरेपी हैं इन सबको मिलाकर हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन थेरेपी भी हम कैंसर के पेशेंट को दे सकते हैं। तो कैंसर के पेशेंट को कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, एंटीऑक्सीडेंट, नैनो टेक्नोलॉजी जिसमें आती है कीमोथेरेपी, जीन थेरेपी, जीन को एडिट कर देंगे, ऑनको जीन को एडिट कर देंगे, और एडिट करने जाएगा कौन? CRISPR और CAS9। ठीक है, ये एडिटिंग टूल होते हैं। तो ये था पूरा यूनिट। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे पता है थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया, बट आज के इस लेक्चर में हमने पूरी यूनिट को कवर कर लिया। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या ही होगी एक टीचर के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे चैप्टर्स में, दूसरे सब्जेक्ट्स में। और ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पे। आप जाइए प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कीजिए डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन पे आपको सारे नोट्स एडवांस फार्माकोलॉजी सेकंड के मिल जाएंगे। और जो भी एम फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।